हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों साइंस की क्लासेस, जो कि प्रैक्टिस सेशन होंगे एक तरीके से। इसमें हमने लिए हैं दोस्तों टॉप एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, वो भी आपके टॉपिक वाइज होंगे यहाँ पे। और सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहली क्लास आज होने वाली है हमारी हमारे आसपास के पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है और यहाँ से लगभग 18 प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी की। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, अणुओं के बीच लगने वाले बल के बारे में, वाष्पीकरण, गलनांक, क्वथनांक और दैनिक जीवन से संबंधित जो उदाहरण हैं उनके बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, क्या है देखिएगा कि शुष्क बर्फ क्या है। आपसे पूछा है पहला प्रश्न कि शुष्क बर्फ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस एल्कोहल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइसल्फाइड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे जिन लोगों की तैयारी हो गई है, हो चुकी है, या तैयारी कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण साबित होगी। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, शुष्क बर्फ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को आप यहाँ पे शुष्क बर्फ कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। जो पदार्थ के बीच आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, आंतरिक बल, अंतराणुविक बल, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री या ऑप्शन फोर या ऑप्शन फर्स्ट। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है उसको कहते हैं अंतराणविक बल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, एक एक प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा ये वाला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। आपने देखा होगा, आप सेंट वगैरह जब लगाते हैं तो जैसे ही आप सेंट वगैरह लगाएंगे तो उसकी जो गंध है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो इस ये जो किस कारण फैलती है, ये आपसे पूछा है, दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। तो बताइए वाष्पीकरण के कारण, गलन के कारण, द्रवीकरण के कारण या विषरण के कारण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, विषरण के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इत्र की गंध विषरण के कारण दूर तक फैल जाती है। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, यदि हमारे ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे चीजों को लिया है। एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटने देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की दूरी कब बढ़ेगी। हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी जो है वो कब बढ़ती है। दबाव के बढ़ने पर, कुछ गैस निकलने पर, आयतन बढ़ाने पर या हाइड्रोजन मिलाने पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो याद रखना बेटा, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की जो दूरी है वो कब बढ़ती है, जब हाइड्रोजन गैस का जो बर्तन है उसका आयतन यहाँ पे बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखेंगे आयतन बढ़ाने पर क्या होता है, अणु तो इतने ही रहेंगे जितने हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या है, बढ़ जाती है आयतन बढ़ाने पर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि द्रवों में निश्चित क्या होता है। आकार निश्चित होता है, आयतन होता है, रूप या कुछ नहीं। बताइए इसमें से चार विकल्प में से कौन सा राइट आंसर होगा। द्रव की बात यहाँ पे हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड इन लिक्विड्स। द्रव में क्या निश्चित होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा याद रखना है, द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है। याद रखेंगे द्रव का आयतन निश्चित होता है। अब यहाँ पे हम बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या निश्चित होता है, तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन। इन तीनों को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्पीकरण से कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है।
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? द्रवण की ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, या ऑप्शन डी? यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी थोड़ा गलत है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैं ही बता देता हूँ। क्वथनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा जो होती है उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या? क्वथनांक पर 1 केजी द्रव, 1 किलोग्राम द्रव को वाष्पित होने में जो अवशोषित ऊष्मा होती है उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार परीक्षा में देखने को मिला है प्रश्न कि एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर में रखा गया, रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा गया, ताप 0 डिग्री सेल्सियस किया गया। यदि गिलास के पानी का ताप मापते हो तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही सही दर्शाएगा? ग्राफ ए है, ग्राफ बी है, ग्राफ सी है, ग्राफ डी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे समय बढ़ेगा दोस्तों, तो जो क्या है, जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे आपका क्या होगा, वो ठंडा होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका समय के अनुसार बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ग्राफ यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे ये व्याख्या करता है प्रश्न की सही व्याख्या, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप देख भी पा रहे होंगे हमने उन सभी प्रश्नों का समावेश किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रश्नों को लिया है, बिल्कुल चैप्टर वाइज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बच्चा कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो याद रखना गैस में, गैस अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 है आपका कि किस अवस्था में अंतराण्विक बल सर्वाधिक होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या कोई नहीं? बताइए अंतराण्विक बल किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक प्रबलतम होता है? तो याद रखेंगे ठोस में होता है, किसमें? सॉलिड में होता है। ठीक है, सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस में सबसे ज्यादा जो है ठोस अवस्था में अंतराण्विक बल सर्वाधिक होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने दोस्तों। बहुत ही छोटी वीडियो होगी और डेली यहाँ पे हमारी ये क्लासेस आती रहेंगी। चलिए 11वां प्रश्न, जल का वाष्पीकरण कब बढ़ेगा? प्रश्न है आपका कि जल का वाष्पीकरण कब बढ़ेगा। ऑप्शन है आपके सामने, ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, खुला रखने पर, नमक मिलाने पर। बताइए जल का जो वाष्पीकरण है वो कब बढ़ता है? तो सीधी सी बात है, जो जल वाष्पीकृत कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब ताप बढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखना। जब भी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे मतलब ताप आप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण, जल वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। प्रश्न नंबर 12 है, जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 78.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक की यदि हम बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्वथनांक को? तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 13 है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था जो है वो क्या होगी? ये पूछा है आपसे, ठोस होगी, गैस होगी, द्रव होगी, या विलयन होगी? बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है वो क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेशन है ये, बताइएगा। यदि यहाँ पे आपसे गलती हो रही है कोई बात नहीं है, जितनी भी गलतियां करनी है आप यहाँ कर लीजिए, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए बताइए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी? तो याद रखेंगे ठोस अवस्था होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठोस अवस्था होगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है कि 300 केल्विन तापमान बराबर है किसके? 27 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, या 273 डिग्री सेल्सियस? देखिए दोस्तों यदि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बनेगा, जाहिर सी बात है दोस्तों प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और जरूरी नहीं वहां 300 को ही पूछे, वो किसी को भी पूछ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं उसको बता देता हूं। फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा?
c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 इक्वल टू k माइनस 273/5। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यदि आपसे कहे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो या सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पे जिसको जिसको बदलने को कहे केवल आप उन्हीं को ले लेंगे। जैसे ये कह रहा है कि 300 केल्विन तापमान बराबर है किसके, तो यहाँ पे देखिए सारे विकल्प में सेल्सियस दे रखा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि केल्विन को, के का मतलब केल्विन, सी का मतलब सेल्सियस, ठीक है, और एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब ये है कि केल्विन का ये सेल्सियस में बदलने को कह रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ से उठाएंगे, c/5 इक्वल टू के की बात कर रहा है तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे और ये यहाँ पे k माइनस 273/5 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c सेल्सियस हमें चाहिए, सेल्सियस में k का मान 300 दे रखा है, तो 300 माइनस 273 कितना बचेगा, 300 में से 273 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इसको आंसर को कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखना और इस तरीके से ही ये प्रश्न होंगे एग्जाम में। इसी तरीके से ये अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इसका आंसर आपको हल करके दोस्तों कमेंट करके बताना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करके आपको इसका राइट आंसर देना है। फॉर्मूला क्या है, c/5 बराबर k माइनस 273/5, ये फॉर्मूला लगेगा। राइट आंसर देना है आपको, कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न, कि किस अवस्था में प्रवाह होता है, किस अवस्था में प्रवाह होता है, केवल ठोस, ठोस व गैस, गैस व द्रव या ठोस व द्रव, बताइए। तरल में जो है एक प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, और तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, किस में प्रवाह होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस और द्रव में होता है, ठीक है, प्रवाह। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये अंतिम दूसरा प्रश्न है इस वीडियो का। ग्रीष्म में मटके का जल ठंडा क्यों रहता है, ग्रीष्मकालीन में जो है जल को मिट्टी के बर्तन में जो है रखते हैं, तो ये किस परिघटना के कारण मतलब जो है वो जल जो है वो ठंडा रहता है, आपने देखा होगा मटके का, तो वो किसके कारण होता है, वाष्पन के, परासरण के, विलयन के या विसरण के, बताइए। प्रश्न नहीं है, विसरण है, बताइए किसके कारण होता है जो है ग्रीष्म में मटके का जल ठंडा। तो याद रखेंगे आप, वाष्पन के कारण होता है, क्योंकि जो मटके की जो मिट्टी का बना होता है उसकी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनसे क्या है जल रिसता रहता है, और जैसे ही वो संपर्क में आता है हवा के, तो वो क्या है ऊष्मा में बदल जाता है, और ऊष्मा में बदलने के लिए वो कहाँ से टेम्परेचर लेता है, ऊर्जा, तो जल से अंदर से लेता है, तो इसलिए वो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो वाष्पन के कारण होता है ठंडा, याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में, मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में जो है यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, जल, वायु, हवा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जल क्या हो गया, द्रव हो गया, ठीक है, फिर गैस हो गया, फिर गैस हो गया, ये भी नहीं है। बात करें वायु, शर्करा, तेल, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। बात करें नमक, रस, वायु, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले आपका यहाँ पे क्या हो गया, नमक हो गया ठोस, फिर द्रव हो गया, फिर गैस हो गया। लेकिन बढ़ते हुए क्रम में पूछा, आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, तो बल यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस तरीके से होगा, बात यहाँ पे ऑक्सीजन करें तो गैस है, ठीक है, उसमें आकर्षण बल कम होता है। उसके बाद जल है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, गैसों से द्रव में, और सबसे ज्यादा होता है आपका ठोस में, जो कि शर्करा है। तो ऑप्शन सी बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे प्रश्न हमारे आसपास के पदार्थ से। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी क्लासेस आने वाली हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगी। पूरा कंप्लीट हम साइंस की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज यहाँ पे कराने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तो दोस्तों जुड़ जाइएगा बहुत जल्द। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए।